स्वागत है आपका एक बार फिर से। चौथे चरण का चुनावी शोर थम चुका है। चौथे चरण में 96 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है और 10 राज्यों में सोमवार को यह वोटिंग होगी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग होनी है। 1717 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद होगी। यूपी में 13 सीटों पर 13 मई को मतदान होना है और सबसे बड़ा नाम चौथे फेज में अखिलेश यादव हैं। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव की साख दांव पर लगी हुई है। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों पर मतदान होना है। वहीं बिहार में 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीट पर मतदान होना है। महाराष्ट्र की 11 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। तेलंगाना की 17, पश्चिम बंगाल में 8 सीटों पर चुनाव होना है और झारखंड में भी चौथे चरण में मतदान होना है। जाहिर है इस बार चौथे चरण में जो चुनाव प्रचार जोर पकड़ा था, कई सारे नए मुद्दे, 3 चरणों के मुकाबले कई सारे नए मुद्दे सामने आए। आप हिंदू मुसलमान और पाकिस्तान तक इस चौथे चरण के चुनाव प्रचार में सुनने को मिला था। मणिशंकर अय्यर और सैम पित्रोदा के बयान ने भी कांग्रेस की किरकिरी करवाई, जिसे लेकर बीजेपी को हमला बोलने का मौका मिला। यहां तक कि वोट जिहाद, पीएम मोदी ने खुद जिक्र किया वोट जिहाद, जो मुस्लिम आरक्षण को लेकर मुद्दा उछला था। लालू यादव ने बयान दिया और बार बार ये कहा गया कि ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण छीनकर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाएगा। ये तमाम मुद्दे रहे, लेकिन अब इन मुद्दों में से या फिर बेरोजगारी, महंगाई, कौन से मुद्दे होते हैं जिन मुद्दों के आधार पर चौथे चरण में वोटिंग होगी ही, और क्या समीकरण इस बार जातीय समीकरण अलग अलग राज्यों में होगा, और जो चेहरे हैं उन चेहरों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। जनता क्या फैसला सुनाती है, देखना होगा। 15 हाई प्रोफाइल सीटें हैं चौथे चरण में। 96 सीट में से 15 हाई प्रोफाइल सीटें। 5 केंद्रीय मंत्री, 1 पूर्व मुख्यमंत्री और 2 क्रिकेटर मैदान में हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, बिहार में 2 केंद्रीय मंत्री की साख दांव पर लगी हुई है, गिरिराज सिंह और नित्यानंद राय। और चौथे फेज के संग्राम में 1717 कैंडिडेट चुनावी मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला जनता करने वाली है सोमवार को, 13 मई को। सबसे बड़ी चुनौती वोट प्रतिशत बढ़ाने की भी होगी, क्योंकि अब तक के 3 फेज के चुनाव में वोट प्रतिशत ज़्यादा उत्साहजनक नहीं रहा। और ये सबसे बड़ी चुनौती है चुनाव आयोग के लिए कि अब कम से कम वोट प्रतिशत में बढ़ोतरी हो। और वोट प्रतिशत का जो ट्रेंड है वो दोनों पक्षों के लिए कन्फ्यूजन जैसा रहा। अब कोई भी पक्ष दावा नहीं कर पा रहा है कि ये जो ट्रेंड है, वोटिंग परसेंटेज जो दिख रहा है, वो किसके पक्ष में है। और हमारे साथ 2 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रजनीश पांडे जाहिर है यूपी के बारे में बताएंगे। 13 सीटों पर चुनाव होना है और झारखंड से, रांची से मधुकर आनंद भी जुड़े हुए हैं। रजनीश, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, एक बड़ा चेहरा। अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी की दोस्ती की तस्वीर फिर सामने आई थी 2017 के बाद। दोस्ती का असर 2017 में नहीं हुआ, इस बार होगा। अब देखिए, अपने अपने सियासी दावे हैं, अपने अपने सियासी तर्क है। कुछ लोग कहते हैं कि दोस्ती भले वो 2019 में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, लेकिन 2024 की बात करें तो यहाँ अखिलेश यादव के लिए कल चुनावी जनसभा में खुद राहुल गांधी शामिल हुए थे और माना जा रहा है कि यहाँ पे ठीक ठाक फाइट है। इसलिए क्योंकि समाजवादियों का कनौज गढ़ रहा है, जैसे कि आप ग्राफिक्स में पहले बता भी रहे थे। और दूसरी बड़ी बात है कि 2019 के जो लोकसभा का चुनाव हुआ था उसमें डिम्पल यादव हार तो गई थी, लेकिन लगातार जिस तरीके से समाजवादी दावा कर रहे हैं, इंडिया अलायंस को बड़ा भरोसा है। तो इस बार सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट है, उनके खाते में हार जाएगी और अखिलेश यादव वहां से चुनाव जीतेंगे। लेकिन उसके इतर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता दावा करें, चूंकि खुद आज योगी आदित्यनाथ है और योगी आदित्यनाथ एक कह सकते हैं कि यूनिवर्सल फेस है इनके भारतीय जनता पार्टी के, जो कहीं भी इनको उपयोग कर लेती है। चूंकि उनका जनपद रहा कनौज और चूंकि लखनऊ से कुछ, तो कहीं ना कहीं योगी की धमक कनौज में है। ये इस चीज को हम डिनाई नहीं कर सकते। भीड़ भी काफी थी, लेकिन आमने सामने की फाइट है, क्योंकि वहां जो बसपा जो कैंडिडेट है, ये सब लड़ाई में दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। तो वहां जो लड़ाई है वो समाजवादी पार्टी वर्सेज भारतीय जनता पार्टी है, या यह कह सकते हैं कि एनडीए वर्सेज इंडिया अलायंस है। अपना अपना दावा है। सुमित, बिल्कुल, लौटते हैं आपके पास। बाकी जो 12 सीटें, कनौज के अलावा बाकी 12 सीटें हैं, उसका भी समझेंगे समीकरण क्या है, मुद्दे क्या हैं। मधुकर, आज झारखंड में अब चुनाव की शुरुआत हो रही है। अब तक 3 चरणों में झारखंड में चुनाव नहीं हुए, चौथे चरण से शुरुआत हो रही है। 4 सीटें, क्या समीकरण?
देखिए, झारखंड में पहले चरण का जो ये चुनाव हो रहा है, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में पहला चरण है, जैसा कि आपने भी बताया। सिंहभूम, खूंटी, लोहरदग्गा और पलामू, ये 4 सीटें हैं जो कि महत्वपूर्ण सीटें हैं। सबसे पहले सिंहभूम की अगर बात करें तो सिंहभूम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पिछले बार से कांग्रेस की सांसद गीता कोड़ा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है, उनको बीजेपी ने अपने पाले में ला करके टिकट दिया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो खूंटी सीट जो है उसमें केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा फाइट कर रहे हैं, अर्जुन मुंडा चुनाव लड़ रहे हैं, इसलिए ये सीट महत्वपूर्ण है। लोहरदग्गा की बात अगर करें तो समीर उरांव, जो कि अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, राज्यसभा के सांसद रह चुके हैं बीजेपी के, उनको प्रत्याशी बनाया गया है। और उसके बाद बीडी राम, जो कि पूर्व डीजीपी हैं, पिछले बार से वो सांसद रहे हैं, पलामू से वो लड़ रहे हैं। तो ये 4 सीटों पर प्रत्याशियों की बातें जो है वो अगर देखा जाए तो खास करके 2 सीट जो है, खास सिंहभूम और खूंटी, ये 2 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगर समीकरण की बात की जाए तो सिंहभूम में जहां एक तरफ हो और संथाल, 2 जो जनजाति है उनके बीच की लड़ाई है, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने कैबिनेट मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री जोबा मांझी को गीता कोड़ा के सामने खड़ा किया है। वो संथाल समुदाय से आती हैं और एक हो समुदाय से आती हैं। तो ये हो और संथाल के बीच की लड़ाई है। ये लड़ाई ग्रामीण इलाकों में जो है वो ज़्यादा है, शहरी इलाकों में बीजेपी की स्थिति ज़्यादा बेहतर बताई जा रही है। अर्जुन मुंडा की खूंटी सीट की अगर बात करें तो खूंटी सीट पर माहौल बहुत खराब रहा, कई तरह की बातें सामने आती रही। ये आता रहा कि अर्जुन मुंडा की स्थिति अभी अच्छी नहीं कही जा सकती है, लेकिन बीते 10 से 12 दिनों में उन्होंने अपनी स्थिति में काफ़ी सुधार किया है। और इसमें खास करके तमाड़ विधानसभा का इलाका जो है वहाँ काफ़ी परेशानी थी, उन परेशानियों को काफ़ी हद तक अर्जुन मुंडा ने दूर किया है। परेशानी उनके सामने सबसे बड़ी है कि कांग्रेस ने एक मैसेज फ्लो किया है कि आदिवासी विरोधी वाला मैसेज, सरना विरोधी वाला मैसेज, ये मैसेज जो है सिमडेगा, कोलेबिरा, ये सब जो ईसाई समुदाय बाहुल्य इलाका है, उन इलाकों में ज़्यादा तेजी से फैल रहा है और स्थापित हो रहा है। ये मुंडा जी के लिए सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो लोहरदग्गा में एक बीजेपी के साथ प्लस पॉइंट ये है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के उसी संसदीय सीट से एक विधायक चमरा लिंडा ने बगावत करके और जेएमएम के खिलाफ जो है अब खुद को प्रत्याशी बना लिया है, वो चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि पार्टी ने उनको निष्कासित कर दिया है। पलामू में लगातार अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव बीते 2 दिनों से गरज रहे हैं और पलामू जो इलाका है वो बिहार से सांस्कृतिक तौर पर बड़ा प्रभावित रहा है, बहुत जुड़ा हुआ रहा है। तो तेजस्वी यादव की इस तरह की सभाओं ने थोड़ा माहौल बदला है, लेकिन कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो स्थितियां बताई जा रही हैं बीते 10 से 12 दिनों के अंदर में, वो बीजेपी के लिए बेहतर हुआ है। लगातार नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम हुआ है, पलामू में भी उनका कार्यक्रम हुआ, लोहरदग्गा में भी उनका कार्यक्रम हुआ और सिंहभूम सीट पर भी उनका चाईबासा में कार्यक्रम हुआ। आपको याद भी होगा रांची में उन्होंने रोड शो किया। रांची चूंकि राजधानी है तो राजनीतिक तौर पर एक संदेश जाता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं। 14 को भी उनकी सभा है, आज भी सभा थी। ये तमाम चीज़ें जो है नरेंद्र मोदी भी ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश में लगे हैं कि 14 सीट को कहीं ना कहीं टच किया जाए या उस पर प्रभाव छोड़ने की कोशिश की जाए। माहौल बीजेपी के लिहाज से अच्छा है, लेकिन जेएमएम का ये दावा है कि 14 सीट वो जीत रही है। दावे अपनी अपनी जगह हैं, राजनीतिक तौर पर होते हैं, लेकिन हकीकत थोड़ी अलग दिखाई दे रही है। जी, आदिवासी वोटर्स में बीजेपी की पैठ उतनी नहीं रही जितनी जेएमएम ने बनाई। 2019 में भी आदिवासी वोटर्स बीजेपी की तरफ झुकाव उनका नजर नहीं आया। आदिवासी वोटरों का इस बार क्या झुकाव नजर आ रहा है और क्या मुद्दे वो सोच रहे हैं आदिवासी वोटर्स? देखिए, आदिवासी वोटरों की स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। रघुवर दास जब मुख्यमंत्री थे उस समय जो पत्थलगड़ी का मामला आया था, उसके बाद से जो आदिवासी नाराज हुए हैं वो आज तक तमाम प्रयासों के बावजूद, आप समझ लीजिए कि इतना प्रयास किया गया कि एक आदिवासी को महामहिम तक बनाने की बात कही गई। ये मैं इसलिए भी कह रहा हूँ, महामहिम के साथ आदिवासी और गैर आदिवासी शायद नहीं जोड़ना चाहिए, लेकिन कल अमित शाह जी ने खुद खूंटी में कहा कि आदिवासियों का सम्मान बीजेपी इतना करती है कि महामहिम तक बनाने का काम किया। तो अमित शाह जी के बयान को ही अगर कोट किया जाए तो आदिवासी को लेकर के, आदिवासी समुदाय को अपनी तरफ करने के लिए, अपनी ओर
आकर्षित करने के लिए राजनीतिक तौर पर बीजेपी ने कोशिशें बहुत की, लेकिन जिस तरह से तमाम चीज़ें हुई रघुवर दास के समय में, जिस तरह से ये जो खूंटी का इलाका है जहाँ के बारे में अभी मैं बता रहा था कि वहाँ बहुत परेशानी हो गई आदिवासियों के बीच। दूसरी बात, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आदिवासी बहुत हद तक क्रिश्चियन में कन्वर्ट हो गए हैं और क्रिश्चियन कभी भी बीजेपी का वोटर नहीं हो सकता है। यह सीधी बात है, बहुत ही जमीनी हकीकत वाली बात है। तो ऐसे हालात में जबकि सिमडेगा, कोलेबिरा, चाईबासा में तमाम जगह जो जितने भी विधानसभा क्षेत्र हैं, इन तमाम विधानसभा क्षेत्रों में कुर्मी और आदिवासी इन दो लोगों का बाहुल्य है और इन दोनों समुदायों से जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक फैसले होते रहे हैं। तो ऐसे हालात में आदिवासी जो है उनकी ऊपर से एक नई घटना ये हो गई कि हेमंत सोरेन जो जेल गए, उनके जेल जाने के बाद जो है ये और मैसेज स्थापित हो सका कि आदिवासी विरोधी है बीजेपी, आदिवासियों को परेशान करती है, आदिवासियों के ऊपर मुकदमा करती है, उनको जेल में डालती है। बीजेपी इस बात का खंडन करती रह गई, लेकिन आदिवासियों में कांग्रेस और उनके साथी दलों ने ये स्थापित करने में काफ़ी हद तक सफलता पाली कि आदिवासी विरोधी पार्टी बीजेपी है। और यही बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या है, खास करके अभी जो 4 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, उन चुनावों के लिहाज से अगर कहा जाए तो खास करके चाईबासा मतलब सिंहभूम, खूंटी और लोहरदग्गा, पलामू को अगर छोड़ दें बहुत आदिवासी की बात नहीं है, लेकिन इन 3 सीटों पर आदिवासी बाहुल्य आबादी है, क्रिश्चियन बाहुल्य आबादी है, जो कि आदिवासी के ही संस्कृति में ढले हुए लोग हैं। तो ऐसे हालात में इन 3 सीटों पर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि लोहरदग्गा इसमें थोड़ी मदद ये कर रहा है कि जेएमएम से बगावत करके एक मजबूत प्रत्याशी ने जेएमएम के खिलाफ या कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है। बाकी दोनों जगहों पर परेशानी इसीलिए बनी हुई है, लेकिन इन तमाम परेशानियों के बाद बीजेपी की हालत बेहतर बताई जा सकती है, जो जमीनी हकीकत है। इसमें न इधर की बात न उधर की बात। ठीक है, रजनीश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रजनीश, आप कन्नौज के अलावा बाकी 12 सीटों की बात करें, जातीय समीकरण क्या है और क्या यहाँ कास्ट फैक्टर ज्यादा बड़ा रोल प्ले करने जा रहा है, या फिर चूंकि सीएम योगी अपने हर भाषण में कहते रहे कि ये चुनाव जो है राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच है, तो क्या राम ज्यादा बड़ा मुद्दा है या फिर कास्ट फैक्टर जो MY समीकरण की बात होती है? देखिए सुमित, मैं दर्शकों को बता दूं कि जिस सीटों पे चुनाव होने जा रहा है पहले से भारतीय जनता पार्टी के कब्जे में रही है, तब जब 2019 के चुनाव में बसपा और समाजवादी पार्टी एक होकर चुनाव लड़ी थी। 60 में मैं बता रहा हूं, यहां से चूंकि टेनी मिश्रा जो गृह राज्य मंत्री है, जो थार कांड हुआ था, थोड़ी सी नजर बनी हुई है, क्योंकि वहां दावा जरूर किया जा रहा है कि किसान नेता नाराज है, लेकिन जिस तरीके से बीच में किसान नेता ने पार्टी ज्वाइन की, चाहे एक सिख समुदाय के बड़े चेहरा ने ज्वाइन किया, तो माना जा रहा है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। अगर हम उन्नाव की बात करें, साक्षी जी महाराज चुनाव लड़ रहे हैं और मैंने बताया कि 2019 में इन सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था, तो इस समय जो जाति फैक्टर और क्षेत्रीय फैक्टर वही है, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना काम करता है, लोग कितना सरकार से नाराज है, चाहे स्टेट सरकार से कितने नाराज है। अगर योगी सरकार से भी नाराज होंगी तो उसका असर लोकसभा के चुनाव पर पड़ेगा। केंद्र में अगर 10 साल से पदासीन अगर एनडीए की सरकार से लोग नाराज होंगे तो होगा। बाकी जो आप जाति फैक्टर, कास्ट फैक्टर और क्षेत्रीय संतुलन की बात करें तो कुछ ऐसा है नहीं। सारी दल, अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करें या बीजेपी की बात करें या कहीं कहीं बसपा की बात करें, उन लोगों ने उन्हीं लोगों को चुनाव लड़ा है जिसकी जातीय समीकरण के रूप में वहां पे चुनाव में खुद थोड़ा सा प्रत्याशी प्रभावित कर सके। बाकी यहाँ जो चुनाव लड़ा जा रहा है, अखिलेश यादव के नाम पे समाजवादी पार्टी लड़ रही है, कांग्रेस राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नाम पे चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ रहे हैं। सुमित, रजनीश, रामद्रोही और राम भक्त के बीच का चुनाव, योगी बार बार, सीएम योगी बार बार ये कहते रहे, अब मुद्दे क्या हैं इन 13 सीटों पर? इस बार मुद्दे कौन से प्रभावी रहने वाले हैं, या फिर अब तक जो 3 फेज के मतदान हुए हैं वही मुद्दे रहेंगे, या फिर चौथे चरण के चुनाव प्रचार में कई सारे नए मुद्दे भी आ गए, हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, मणिशंकर अय्यर का बयान, या फिर मुस्लिम आरक्षण, ये सारे मुद्दे, तो इनमें से कौन से प्रमुख मुद्दे हैं जो इस बार असर डाल सकते हैं? देखिए सुमित, आप लंबे समय से ग्राउंड जीरो पर रिपोर्टिंग करते रहे हैं। अगर पश्चिम में पलायन का मुद्दा चला तो पूर्वांचल में भी उतना ही जोर पे रहा। अगर यहाँ रामद्रोही की बात हुई तो ये नहीं कि बुंदेलखंड में बात नहीं हुई।
चूंकि उत्तर प्रदेश की मैंने बार बार इस बात को जिक्र कर रहा हूं कि आप जमीनी धरातल पे ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग की है तो पता होगा यह मुद्दे नहीं बदलते हैं, यह मुद्दे पल पल नहीं बदलते हैं। चूंकि राजनीति में जब सियासी नेता भाषण देंगे तो कुछ ऐसा चाहिए जो मार्केट में ट्रेंड करे। रामद्रोही इसलिए कहा जा रहा है कि जब आप खुद अयोध्या में रहे, वहां पे जब न्योता दिया गया सियासी दलों को तो कुछ सियासी दलों ने बॉयकॉट किया, कुछ सियासी दल के नेताओं ने गलत स्टेटमेंट भी दिया। तो उन्होंने कहा कि रामद्रोही यानी जो राम को पसंद नहीं करते हैं, और बार बार उनको पता है कि चूंकि ट्रेंड कर रहा है, न्यूज चैनल पे ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है, एक्स पे ट्रेंड कर रहा है, तो एक कह सकते हैं कि रामद्रोही के बहाने उन लोगों में मैसेज देने की कोशिश है जो अयोध्या में नहीं गए थे, या भावनात्मक धार्मिक, क्योंकि धार्मिक ऐसा मुद्दा है। हालांकि अखिलेश यादव बार बार जरूर कहते हैं कि धर्म एक अफीम है और ये जो इसका नशा होता है बड़ा तेज होता है। तो भारतीय जनता पार्टी को भी पता है कि एक ऐसा पीछ है जिस पर आसानी से विपक्ष को पटका जा सकता है। हालांकि परिणाम आने के बाद पता चलेगा कि किसके पीछ पे कौन किसको पटक रहा है। लेकिन मैंने जो कहा कि जो पश्चिम का मुद्दा रहता है वो पूर्वांचल में चल जाता है, जो पूर्वांचल का मुद्दा होता है बुंदेलखंड में चला जाता है। लेकिन वही मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रहा हूं कि 2019 का जो परिणाम था, क्योंकि उसमें सपा बसपा एक साथ थी, हाँ, लेकिन जो मैंने एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर की बात किया कि वही मुद्दा होगा कि सरकार रोजगार के मुद्दे पर दावा कर रही है, विपक्ष रोजगार के मुद्दे पर सरकार को घेर रही है, सरकार महंगाई पे दावा कर रही है, विपक्ष महंगाई पे सरकार को घेर रही है। तो चूंकि विपक्ष का अपना काम होता है, सरकार में बैठे लोगों का अपना काम होता है, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। फिर एक बार बात कि 2019 में इन सारी सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। ठीक है, यहीं से अगला सवाल, और मैं फिर उसके बाद मधुकर के पास जाऊंगा। अगर 2019 में इन सभी 13 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, अक्सर ये देखा गया, इस बार ये देखा जा रहा है कि स्थानीय जो सांसद हैं उनसे नाराजगी है लोगों को, क्योंकि 5 साल में वो आए नहीं, मोदी के नाम पर जीत के चले गए और उसके बाद फिर वो जनता के बीच आते नहीं हैं, मिलते नहीं हैं, काम नहीं करते हैं। क्या ये 13 सीटें ऐसी हैं जहां पर लोग ऊपर देखेंगे, मोदी को देखेंगे, राहुल गांधी देखेंगे, या फिर स्थानीय सांसद का चेहरा भी है जिसे देखकर शायद वोट पलट जाए कि भाई नाराजगी है, इनसे आते नहीं है, मोदी के नाम पर जीत जाते हैं? तो सुमित, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इंटरनल सर्वे कराया, हालांकि जरूर ग्राउंड जीरो पे लग रहा है कि इनका विरोध है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ग्राउंड जीरो पर योगी और मोदी के चेहरा पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है, ये फैक्ट है। बहुत लोगों की नाराजगी रही, वो नाराजगी विपक्ष कितना अपने पाले में कर रहा है ये इसकी अपनी कला है। नाराज तो लोग हैं, लेकिन जो बार बार दावा किया जा रहा है कि इसको विपक्ष कैश नहीं करा पा रहा है। जैसे कुछ कैंडिडेटों का नाम है जहां पे विरोध है, लेकिन विपक्ष उसको कितना परसों इलेक्शन उस विरोध को बूथ तक कितना लेके जा पाता है, उस विरोध को ईवीएम पर कितना प्रेशर उस विरोध से बनवा सकता है, ये अपना उनका टेक्निकल मामला है, ये उनका अपनी रणनीति है। लेकिन जो आपने कहा कि लेकिन सच्चाई यही है कि उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी के चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, लोगों से बात होती है तो सारा जो स्थानीय लोग होते हैं, स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं, उनके बीच एक अदावत का सीन देखने को मिलता है। लेकिन अंत में जिस तरह समाजवादी पार्टी में कई जगह स्थानीय कैंडिडेटों का विरोध है, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर हमारे नेता ने कैंडिडेट दिया है तो उनके फेस पे हम लोग उनके लीडरशिप पे भरोसा करके मतदान करेंगे। तो वही चीज है, चाहे हम सपा की बात करें या बीजेपी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बसपा की बात करें, कहीं ना कहीं अपने ये बड़े नेताओं के चेहरे पर ही इनके सारे कैंडिडेट मैदान में हैं। ठीक है मधुकर, मुद्दों की हमने बात की, चेहरों की बात झारखंड में भी कर लेते हैं। कौन से चेहरे यहाँ प्रभावी रहने वाले हैं? हेमंत सोरेन या फिर मोदी बड़ा चेहरा, या फिर लोकल कैंडिडेट को भी देखा जा रहा है, स्थानीय सांसद को भी देखा जा रहा है कि 5 साल में इन्होंने क्या किया, या फिर मोदी के नाम पर जीत के चले जाते हैं? देखिए सुमित, जो सवाल आपने रजनीश से किया वो सवाल झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो ऐसा राज्य है जहां की मोदी योगी के चेहरे पर बातें होती हैं, लेकिन झारखंड में थोड़ा अलग है, ज़मीनी हकीकत यहाँ की थोड़ी अलग है। जैसे सिंहभूम की बात करें, शहरी इलाके में नरेंद्र मोदी जी का चेहरा जो है वो विशाल है, इतना विशाल है जिसका कोई विकल्प नहीं है।
लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ग्रामीण इलाका, क्योंकि जितने भी सीटों पर चुनाव हो रहा है इन तमाम सीटों में ग्रामीण इलाकों की जो बहुतायत है, शहरी आबादी कम है। लोहरदग्गा 8 किलोमीटर में सिमट करके 6 किलोमीटर में शहर रह जाता है। सिंहभूम को अगर देखा जाए तो चाईबासा शहर को आप देखिएगा तो 4-5 किलोमीटर में सिमट कर रह जाता है। तो ऐसे हालात में फिर वही आपने जो बात कही कि प्रत्याशी पर बात आकर टिक जाती है, क्योंकि जिस तरह से गीता कोड़ा ने कांग्रेस का दामन छोड़ा, जिस तरह से बीजेपी के पाले में आई और आते साथ जिस तरह से फिर उनको टिकट मिला। गीता कोड़ा पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की पत्नी है जो कि घोटाले में जेल तक रह चुके हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अंदर जा रही है, मतलब शहरी आबादी से अंदर जा कर के ये तमाम चीज़ें स्थापित हो रही हैं और बीजेपी इसकी मूल परेशानी यही है। लेकिन अगर चेहरे के रूप में देखा जाए तो मोदी जी की जब सभा हुई उस सभा के बाद माहौल काफ़ी हद तक बदला। और अगर हम लोग प्रतिशत में बात करें तो जितनी जो 4 सीटें जहां चुनाव हो रहा है, 13 तारीख को मतदान होना है, उन 4 सीटों में 50% सीट ऐसी है, 50% आबादी ऐसी है जो कि चेहरों पर नहीं मुद्दों पर, और खास करके 2 ही मुद्दे हैं, एक आदिवासी गैर आदिवासी का मुद्दा है और दूसरा ये कि जिस तरह से लोगों के खिलाफ एक माहौल बनाया गया है वो एक मुद्दा है। प्रत्याशी की बात करें तो अर्जुन मुंडा से बहुत हद तक शिकायत थी और मुंडा जी चूंकि बड़ा औरा रहा, उनका केंद्रीय मंत्री रहे, उस हिसाब से खूंटी में वो समय नहीं दे पाए। इसको लेकर के मुंडा जी 10-12 दिन पहले तक बहुत परेशान थे, लेकिन 12 दिनों में उन्होंने काफ़ी हद तक हालात में सुधार किया है। और कल अमित शाह जी की जो सभा हुई उस सभा पर आज झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा भी है कि जिस तरह की छोटी छोटी सभाएं बड़े बड़े नेताओं की हो रही है तो उन नेताओं के चेहरे पर यहाँ चुनाव नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ हेमंत की बात आपने जो की, हेमंत की जगह को बहुत हद तक भरा है कल्पना सोरेन ने। कल्पना सोरेन जगह जगह जा रही हैं, सभाएं कर रही हैं, सभाओं में भीड़ भी आ रही है, लेकिन वो बीजेपी के पास जो कार्यकर्ताओं की ताकत है वो ताकत जेएमएम और कांग्रेस के पास नहीं है। और कार्यकर्ता अंतिम तौर पर बीजेपी की जीत का मूल मंत्र यही होता है सुमित कि कार्यकर्ता आम आदमी को बूथ तक लेकर के जाता है और उस कार्यकर्ता का की जो शक्ति है वो शक्ति कहीं ना कहीं बीजेपी की ऐसी है जिसका जैसे नरेंद्र मोदी जी के चेहरे का कोई विकल्प नहीं है वैसे ही इसके संगठन का भी कोई विकल्प नहीं है। और उसी संगठन की बदौलत जो है खूंटी में भी स्थिति में सुधार हुआ, बाकी जगहों पर भी। ठीक है, ये जरूर है कि आपने शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र की बात की, तो अगला सवाल यही हो जाता है वोटिंग परसेंटेज को लेकर। वोटिंग परसेंटेज 3 चरणों में बहुत उत्साहजनक नहीं रहे। शहरी क्षेत्र में खासतौर पर वोटिंग परसेंटेज में गिरावट नजर आई है ग्रामीण क्षेत्र में के मुकाबले, और ये माना जाता है कि जैसे आपने कहा कि शहरी क्षेत्र में जो वोटर्स होते हैं वो बीजेपी के लिए ज़्यादा डेडिकेटेड होते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में चुनौती होती है। मैं ये समझना चाहूँगा कि वोटिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी के लिए इस बार झारखंड में क्या कोशिश, और ग्रामीण क्षेत्रों में अगर वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है, शहरी क्षेत्रों में गिरावट होती है, ये बीजेपी के लिए चिंता का सबब बन सकता है? मधुकर, देखिए वोटिंग परसेंटेज की अगर बात की जाए तो हर चुनाव में आप देखते होंगे कि निर्वाचन आयोग जो है वो कहता है कि हम वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, अब नगर निगम जो है स्याही लगा के आइए, बिना टिकट यात्रा कीजिए। इस तरह की चीज़ों से वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है। वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है सबसे ज़्यादा जो सुरक्षा का भाव है, चुनाव के प्रति लोगों में जागरूकता का भाव है। अगर आप देखेंगे तो जागरूकता के स्तर पर अगर देखा जाए तो निर्वाचन आयोग के कार्य बहुत ज़्यादा संतोषजनक नहीं बताए जा सकते हैं। ये बहुत ही साफ तौर पर कहा जा सकता है कि स्याही लगा करके यात्रा करने से वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ता है। झारखंड में जिस तरह से ग्रामीण इलाका है, दुरूह इलाका है, नक्सल प्रभावित इलाका है, उस तरह की स्थिति में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से 2 दिन पहले मेरी जो बात हो रही थी, तो जो सेंट्रल फोर्सेज आ रहे हैं उनके जो अधिकारी हो रहे हैं, उनको जब सिंहभूम के इलाके में वो पदाधिकारी बोलते हैं कि आप जाइए और 15 मिनट में लौट के चले आइएगा, तो 15 मिनट में वो भरोसा नहीं जग पाएगा। ये बात समझनी होगी। तो इन बातों को लेकर, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण मौसम भी होता है। उस लिहाज से निर्वाचन आयोग के लिए थोड़ी शांति की बात है,
थोड़ी निश्चिंतता की बात है कि बीते 3-4 दिनों से झारखंड के अलग अलग इलाकों में बहुत अच्छा मौसम है। अभी भी जब मैं लाइव दे रहा हूं, आपसे बात हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है रांची में, तो ये जो मौसम वाला पार्ट है, उस लिहाज से देखा जाए तो गर्मी थोड़ी कम हुई है। क्योंकि झारखंड में आप तो घूमे होंगे, आप समझते होंगे कि कई नदियां पहाड़ पार करके लोग वोट करने के लिए जाते हैं। जंगली इलाका है, सड़क नहीं है, पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ के उस पार बूथ होता है। तो ऐसे हालात में बहुत ज़्यादा गर्मी भी जो है वो एक वोटिंग परसेंटेज ग्रामीण इलाकों में गिरने का कारण होता है। रही बात अगर शहरी इलाकों में, तो शहरी इलाकों में मतदाता खुद जागरूक है और उनको जागरूक करने की विशेष जरूरत नहीं दिखाई दे रही है। अब है कि जिस दिन वोट होगा उस दिन मतदाता ड्राइंग रूम में बैठ करके राजनीतिक गतिविधियों पर चर्चा करेगा या बूथ तक जाकर के वोट देगा। मौसम बहुत उसमें मदद करेगा वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने में। और मुझे लगता है कि झारखंड की इन 4 सीटों पर वोटिंग परसेंटेज सामान्य तौर पर ठीक रहेगा। रजनीश, 3 चरणों में यूपी में वोटिंग परसेंटेज खासा उत्साहजनक नहीं रहा साउथ के मुकाबले। साउथ इससे अच्छा दक्षिण में ज्यादा वोटिंग परसेंटेज बेहतर रहा। यूपी में इस बार क्या उम्मीद और क्या तैयारी? देखिए, वही ढाक के 3 पात जो परसेंटेज पहले दूसरे तीसरे चरण में रहे, उम्मीद की जा रही है कि 1-2% बढ़ जाए। लेकिन अगर फर्स्ट क्लास आने की हम बात करें तो थोड़ी सी बेईमानी है। हाँ, कन्नौज में समाजवादियों में उत्साह है। लखीमपुर खीरी में अगर एंटी इनकैपेसिटी फैक्टर काम की तो मतदान अधिक होगा। और माना जाता है कि अगर मतदान प्रतिशत बढ़ता है तो आपको भी पता है किसके अनफेवर में होता है और किसके फेवर में होता है। लेकिन जो मधुकर भाई ने बात किया कि मौसम का बड़ा रोल रहेगा, अगर टेम्परेचर 42 से अबव रहा या आसपास रहा तो जाहिर तौर पे जो रेशियो होगा मतदान का वो कम होगा। अगर मौसम खुशनुमा रहा, माहौल अच्छा रहा, झारखंड जैसा मौसम रहा, बूंदाबूंदी भी अगर हुई तो यहाँ प्रतिशत बढ़ेगा, जरूर बढ़ेगा। हो सकता है तब फर्स्ट क्लास उत्तर प्रदेश आ जाए, 60% से अधिक मतदान हो। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया रजनीश आपका और मधुकर आपका इस तमाम चर्चा के लिए। जरूर हम भी अपील करते हैं मतदाताओं से, वोटर्स से कि 5 साल में एक ही बार मौका मिलता है, बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि ये कैसी सरकार है, ये कैसे सांसद हैं। आपका मताधिकार, ये आपका अपना अधिकार है, वोट डालने जरूर जाइएगा अगर आपके क्षेत्र में 4थे चरण में मतदान होना है।